दोस्तों, तो आज हम लोग पुनः कक्षा 6 का हमारी दुनिया पढ़ रहे हैं, जिसका अध्याय 2। इसमें देखेंगे पृथ्वी और उनकी गतियाँ। पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ, दिन और रात। शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी सहेली मीरा को बुलाया। उसने नई ड्रेस पहनकर मीरा से पूछा, बताओ मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मीरा बोली, मुझे तुम्हारी पूरी ड्रेस ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। शीला को लगा उसकी इतनी अच्छी ड्रेस उसकी सहेली देख नहीं पा रही है, वह क्या करें। इन दोनों की बातें शीला के बड़े भाई राजीव सुन रहे थे। दोनों को अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, शीला तुम प्रकाश में जाओ और गोल घूम जाओ। शीला ने वैसे ही किया, जिससे मीरा को उसकी पूरी ड्रेस प्रकाश में दिखाई देने लगी। वह बोल उठी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। राजीव ने कहा, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। अब इसी प्रकार से हम लोग देखें आगे पृथ्वी का घूमना। राजीव ने कहा, शीला, जिस प्रकार अभी तुम प्रकाश के सामने गोल घूमी, घूमने से तुम्हारी ड्रेस के जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ा उससे ड्रेस का भाग दिखाई देने लगा। मीन्स क्या है कि जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ा उस हिस्से या ड्रेस का वह भाग दिखाई देने लगा। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है और इसके जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है और वहाँ दिन होता है। क्या समझे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ता है वहाँ दिन होता है, जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, मीन्स वहाँ रात होती है। पृथ्वी को इस तरह का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। कितना समय? 24 घंटा। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इसी गति के कारण दिन और रात होता है। तो हम लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण हो गया? दिन और रात किस कारण से होते हैं? घूर्णन गति। घूर्णन गति किसका? पृथ्वी के घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है। घूर्णन गति पृथ्वी का कितना समय होता है? 24 घंटे। या दैनिक गति दे दे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन घूर्णन गति प्रश्न में रहेगा कि पृथ्वी का घूर्णन गति का काल कितना समय लगता है घूर्णन करने में, तो 24 घंटा। फिर आगे राजीव ने बोला, राजीव उठो, लिखा गया है लेकिन उठा होना चाहिए। राजीव उठा और अलमारी के ऊपर रखे ग्लोब को लेकर आया। उसे घुमाकर बताया। किसको घुमाकर? ग्लोब को घुमाकर बताया। जिस प्रकार ग्लोब घूम रहा है ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है। उन्होंने उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को ग्लोब पर दिखाया। कौन कौन? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को ग्लोब पर दिखाएं। हम लोग मान लें कि अगर ये ग्लोब है पृथ्वी का, तो उत्तर दिशा में जो केंद्र हो और दक्षिण दिशा में एक केंद्र हो, तो ऊपर दिशा के केंद्र को उत्तरी ध्रुव और नीचे दिशा के केंद्र को दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली, मीन्स ये कोई लाइन नहीं होता, लेकिन कल्पना हम लोग कर लें कि यहाँ पर अगर एक लाइन हो तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? हम लोग अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। जो मेन उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं?
अक्ष कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती रहती है। मीन्स क्या, ऐसे इधर की ओर टर्न लगाती रहती है, एक ही अक्ष पर घूमती रहती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, देखें आगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई छड़ी या रेखा नहीं होती है। यह काल्पनिक रेखा है। बता दिए थे। ग्लोब को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि ग्लोब पृथ्वी का नमूना है। जो ग्लोब दिख रहा है पृथ्वी का नमूना है, इसीलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधे नहीं खड़ी रहकर एक ओर झुकी हुई, ये अक्ष हुआ। तो पृथ्वी पर जब हम लोग ग्लोब को देखें, तो ग्लोब को जब भी देखते हैं तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा ये झुका हुआ होता है। ये स्टैंड मान लें कि ये स्टैंड है ग्लोब का, तो ये अक्ष क्या होता है, झुका हुआ होता है। ये टेढ़ा अक्ष होता है, मेन स्टैंड से झुका हुआ होता है। तो पृथ्वी जो क्या होता, झुका हुआ होता है अपने अक्ष पर। तो जब पृथ्वी अपने झुकी हुई होती है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है, झुकने के कारण भी अक्ष पर सीधी, फिर से इस लाइन को पढ़ें, इसीलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी रहकर एक ओर झुकी हुई है। तो पृथ्वी कितना अपने अक्ष पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। किस पर, अक्ष पर। अक्ष किसको कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे अक्ष कहते हैं। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। मान लीजिए टेढ़ा होके ग्लोब के स्टैंड है। तो हम लोगों ने देखा, अब जो है कि एक ग्लोब ले लीजिए, ये खेल ग्लोब का खेल देखा है, खेले ग्लोब का खेल। तो एक ग्लोब ले लीजिए और इस प्रकार रखिए कि उसके आधे भाग पर प्रकाश हो और पीछे के भाग पर छाया। मान लीजिए कि एक ग्लोब अगर ले लेते हैं जो टेढ़ा करके, तो इस पर बना नहीं सकते हम। इस साइड से अगर प्रकाश डालें और ये इधर से उधर घूम रहा हो, जब घूम रहे हो, ग्लोब घूम रहा हो, तो ग्लोब को जब हम घुमाते हैं तो अगर ये पीछे वाला पार्ट आगे आ जाएगा तो उसके सामने प्रकाश आएगा, और जब आगे वाला प्रकाश पीछे चला जाएगा, आगे वाला भाग जब पीछे चला जाएगा तो प्रकाश उस पर नहीं जा पाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वहाँ भी अंधेरा हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि इस प्रयोग को मोमबत्ती या टॉर्च की सहायता से कीजिए और ग्लोब को प्रकाश की तरफ से धीरे धीरे किसी एक दिशा में घुमाइए और कॉपी पर एक और उन महाद्वीपों के नाम लिखें। तो महाद्वीप का तो नाम आप लोग को पता है, नहीं तो अंत में जब हम लोग प्रश्न का उत्तर करेंगे उसमें इसे बताएंगे। तो कौन कौन महादेश पहले उजाले में या अंधेरे में थे, जब घुमा घुमा के हम लोग को चेक करना है, वो खेल करना है, तो इसे पढ़ना नहीं है हम लोग को। चलिए आगे देखते हैं कि राजीव ने दोनों से पूछा, दोनों कौन, दोनों जो सहेली थी, जरा सोचो तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। शीला बोल पड़ी, सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन होगा, जिसे उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी, और दूसरे भाग पर हमेशा रात होगी तथा हमेशा ठंडा पड़ेगी। समझिए गए थे कि दिन और रात कैसे हो रहा है, घूर्णन गति के कारण हो रहा था। घूर्णन हो ही नहीं तो क्या होगा, रुक जाएगा। जिस स्टैंड पे अंधेरा था अंधेरा रह जाएगा, रोशनी था रोशनी ही रह जाएगा, मतलब गर्मी और ठंडक। तो घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है, इस कारण ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा। पृथ्वी घूर्णन गति के कारण कौन सी गति होता है, परिभ्रमण गति। अब परिभ्रमण गति से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। और परिभ्रमण गति नहीं हो तो ऋतु का परिवर्तन भी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखें कि परिभ्रमण गति क्या होता है। राजीव ने शीला से पूछा, परिभ्रमण गति क्या है। शीला ने बताया कि अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, उसके साथ साथ
पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। मान लीजिए कि ये सूर्य हो और पृथ्वी ये हो, तो पृथ्वी तो अपने अक्ष पर घूम ही रही है, लेकिन ये घूमते घूमते इस तरह से भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा रहती है। तो इस गति को जब एक चक्कर लगाए तो उसको कौन सा गति कहा है? परिभ्रमण गति। अपने अक्ष पर मान लीजिए जैसे अपने अक्ष पर जो घूम रहा है, ये सूर्य का प्रकाश इस ओर से आ रहा है, तो सूर्य के प्रकाश जब इस ओर से आया तो क्या हुआ? इस ओर पे रोशनी, इधर अंधेरा। तो अब ये वाला पोर्शन फिर घूम के ऐसे घूमते हुए आगे आया, ये पीछे वाला पोर्शन आगे आ जाए, आगे वाला पोर्शन पीछे चले जाए घूमते हुए, तो पीछे वाला भाग पे क्या हो जाएगा? रोशनी आ जाएगा, और आगे वाला भाग पे अंधेरा। मीन्स क्या हो गया कि ये जो तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात, और परिभ्रमण गति के कारण क्या होता है? ऋतु में परिवर्तन होता है। तो चलिए आगे देखें। तो परिभ्रमण गति कहा जाता है। राजीव ने कहा, तुम दोनों ने आकाश में सूर्य को देखा होगा। ऐसा लगता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है। क्या यह ठीक है? दोनों चुप थे। राजीव ने बताया, हमारी नज़रों का भ्रम है। जैसे हम लोग देखते हैं, ये एग्जाम्पल भी दिया है, देखें कि यह हमारी नज़रों का भ्रम है। वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है कि हमारी ट्रेन स्थिर है और बाहर की वस्तुएं पीछे की ओर जा रही होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, महत्वपूर्ण है, इसे याद रखें। पृथ्वी की घूर्णन गति किधर से किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसीलिए सूरज हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। जैसे ट्रेन में लगता है कि आगे बढ़ रहे हैं हम, तो ये दूसरी वस्तुएं पीछे की ओर दिखाई देता है, अपोजिट। सेम उसी तरह पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ सूर्य प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। वो अपोजिट दिख रहा है, जा किधर से रहा था? पश्चिम से पूरब, लेकिन हम लोग को दिखता कैसे है? सूर्य चल रहा किधर? पूरब से पश्चिम। सूर्य की इस गति को आभासी गति कहा जाता है। इस चित्र को दिखाकर पूछा, उन्होंने चित्र को दिखाकर पूछा, कौन सा चित्र पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को दर्शाता है? मीरा बोली, भैया, क्या इन्हीं गतियों के कारण मौसम एवं ऋतुएं भी बदलते हैं? राजीव ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल ठीक समझ रही हो। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है, और आधी परिक्रमा करने के बाद, आधी मीन्स यहाँ से शुरू किया, यहाँ जाने के बाद, आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव न तो सूर्य की ओर और न ही विपरीत होता है, ये दूसरी और तीसरी ओर दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या देखें कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए क्या कर रहा है? परिभ्रमण गति के साथ एक स्थिति तो यहाँ था, दूसरा स्थिति ये, तीसरा ये, और चौथा ये स्थिति। तो क्या देखें कि दूसरा और चौथा में झुकाव, नहीं झुकाव सूर्य की ओर होता है, ना ही विपरीत होता है। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई हो तो आप लोग देख के बताइए कि पृथ्वी
कौन सा गोलार्ध में अवस्थित है? देखिए गौर से कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी किस ओर झुकी हुई है? सूरज की ओर। जब पृथ्वी सूरज की ओर झुका हुआ है तो ये सूरज की ओर जब झुका हुआ पृथ्वी, तो ये कौन सा गोलार्ध था? ऊपर वाला, यही झुका हुआ है सूरज की ओर। इधर में तो सूरज की ओर नहीं है, ये बाहर है, सूरज से बाहर की ओर झुका हुआ है। तो सूरज की ओर जो झुका हुआ है ये कौन सा गोलार्ध में है? सूरज की ओर झुका हुआ उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। राजीव ने चित्र को आगे कर दिया। दोनों उस चित्र को गौर से देखने लगी। मीरा ने कहा, भैया चित्र के अनुसार 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूरज के सामने होता है, उस समय सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। 21 जून को सूरज की प्रकाश या सूरज की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पर। अब कर्क रेखा देखें कि ये पृथ्वी 0 डिग्री पर एक विषुवत रेखा या इक्वेटर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा। तो क्या कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध सूरज के सामने होता है, उस समय सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा में प्रकाश रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती है। कब? जून के समय में। शाबाश, राजीव ने मेरा पीठ ठोका। अब देखें उस चित्र के अनुसार ही हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है ना भैया? हाँ, सही कह रही हो। देखो, उत्तरी ध्रुव पर सूरज का प्रकाश लगभग 6 महीने पड़ता है। ध्रुव तो हम लोग अभी ऊपर के पेज पर देखे कि ये वाला जो अक्ष है, ये ऊपर से ऊपर, ये कौन सा हो गया? उत्तरी ध्रुव। ये जो है दक्षिणी ध्रुव। तो सूरज के प्रकाश जो है उत्तरी ध्रुव पर कितना? 6 महीना। 6 महीना दक्षिणी ध्रुव पर सूरज का प्रकाश पड़ेगा ही नहीं। तो जब यहाँ पे आने के बाद दक्षिणी ध्रुव पर सूरज का प्रकाश पड़े, तो जब सूरज का प्रकाश 6 महीना उत्तरी ध्रुव पर नहीं होता है, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं होता है और 6 महीना उत्तरी ध्रुव पर होता है, इसीलिए वहाँ पर 6 महीना लगातार दिन रहता है। कहाँ पर? ध्रुवों पर 6 महीना लगातार दिन रहता है और 6 महीना रात। जून एवं दिसंबर की स्थिति को देखें तो मीरा बोली, भैया तब तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं और परिभ्रमण के कारण मौसम भी बदलते हैं। घूर्णन के कारण दिन और रात और परिभ्रमण के कारण मौसम बदलते हैं। राजीव बोला, बिल्कुल ठीक, लेकिन दूसरा कारण पृथ्वी का झुकाव भी है। यदि हम लोग फिर से फिगर को देखें, अगर पृथ्वी झुका नहीं होता अपने अक्ष पर, तो ये जब इधर आया तो ये दक्षिणी ध्रुव पे तो नहीं आता। दक्षिणी ध्रुव पे प्रकाश, सूर्य के प्रकाश नहीं आता, क्योंकि एक झुका होता तो एक निश्चित एरिया पर ही प्रकाश आता सूरज का। उसमें क्या देखें? पृथ्वी का झुकाव भी है, दिए गए चित्र में समझ सकती हो। 21 जून को पृथ्वी के सूरज की ओर झुकी होने के कारण उस समय सूरज की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा
पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। इस समय सूर्य का ताप अधिक होता है। फलतः इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होता है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए यहाँ जून में खूब गर्मी पड़ती है। इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की किरणें तिरछी होती है, इसीलिए वहाँ जून में सूरज का ताप कम मिलता है और वहाँ जाड़े का मौसम होता है। शीला बोली, क्या सूरज की स्थिति हर वक्त बदलती रहती है? राजीव ने कहा, नहीं, सूरज स्थिर है और सूरज के स्थिर होने के कारण उसकी स्थिति हर वक्त एक सी होती है। पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है। 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 माह बाद पृथ्वी की सीधी परिक्रमा करने के बाद, पृथ्वी की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य के दूसरे ओर पहुंच जाती है। इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। इस समय पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। अभी हम लोग ऊपर में देखे थे, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती है, जिसे दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है और कम हिस्सा अंधेरे में। इसीलिए उस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटी होती है। कब? दिसंबर के समय। इस गोलार्ध में अधिक तापमान होने से और गर्मी ऋतु होती है। इसके विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, दिन भी छोटा होता है। इसीलिए दिसंबर में जाड़े की ऋतु होती है। बताइए, अपने देश में दिसंबर में अधिक ठंड क्यों पड़ती है? तो हम लोगों ने जान ही गया कि उस समय प्रकाश, सूरज की प्रकाश तिरछी पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में। किधर सीधी पड़ती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा पर सीधी होती है। सितंबर और मार्च की स्थिति को देखें। मीरा ने पूछा, भैया, तो फिर इस गति के कारण हर वक्त पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती होगी? राजीव ने कहा, हाँ, अब तुम प्रत्येक महीने की स्थिति को समझ सकती हो। जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। इस दिन पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न ही उसके विपरीत। जो हम लोग बीच में दूसरा और तीसरा देखे थे स्थिति, सूर्य के घूर्णन की स्थिति में, उस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को दो बराबर भाग में काटता है। इसीलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये तिथियां समदिवारात्रि कही जाती है। समदिवारात्रि का अर्थ समान दिन और समान रात की अवधि। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यहाँ इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में न तो अधिक गर्मी होती है, न ही अधिक सर्दी। इन तिथियों पर हमारे देश में क्रमशः बसंत और शिशिर ऋतु होती है। राजीव ने शीला और मीरा से पूछा, अब तो तुम दोनों जान ही गई हो कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। कब? 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होने से उसके आसपास के क्षेत्र के समय में गर्मी की ऋतु होती है। राजीव ने बच्चों को इस चित्र को दिखाया और बताया, सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी पर उसकी किरणें तिरछी पड़ती है। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से पर
फैल जाती है, जिसके कारण धूप हल्की होती है, गर्मी भी नहीं होती है। इस समय बनने वाली परछाई लंबी होती है। जैसे जैसे दोपहर होता है और आकाश में सूरज ऊपर नज़र आने लगता है, सूरज की किरणें पृथ्वी पर सीधी होती है तथा परछाइयाँ भी छोटी होती जाती है। इस समय अधिक गर्मी और प्रकाश मिलता है। यही कारण है कि हमें दोपहर में अधिक गर्मी लगता है। शाम को सूरज की किरणें फिर तिरछी हो जाती है। शाम की सूरज की किरणें फिर तिरछी हो जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिससे उस समय कम गर्मी होती है। रात में सूरज का प्रकाश नहीं मिलता है, जिससे रात ठंडक हो जाती है। पृथ्वी की गोलाकार सतह। राजीव ने पृथ्वी की गोलाकार सतह पर चित्र दिखाकर पूछा, बताओ अगर इस पर सूरज की किरणें पड़ेगी तो किरणें कहाँ सीधी एवं कहाँ तिरछी पड़ेगी। जैसा देख रहे हैं कि एक पृथ्वी का रूप, इसमें सूरज के प्रकाश आ रहा है, तो कहाँ सीधी और कहाँ तिरछी प्रकाश पड़ेगी तिरछी पड़ेगी। दोनों सहेलियां सोच में पड़ गई। मीरा बोली, भैया हमारी पृथ्वी के गोलाकार होने से उसके सभी भाग पर सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी। राजीव बोला, बिल्कुल सही। यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर हिस्से में बांटे तो बीच के हिस्से में सूरज की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेगी। यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध की पेंटी कहते हैं। देख लिए, 23.5 डिग्री ये बीच वाला क्षेत्र है पृथ्वी का, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। इसको उष्णकटिबंध क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग हमेशा किरणें सीधी पड़ेगी। इस वृत्त को विषुवत वृत्त के रूप में, वृत्त का एक विषुवतीय भाग के रूप में जानेंगे। तो उष्णकटिबंध की पेटी जो होता है, जहाँ पे प्रकाश सीधी पड़ती है, और उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो समशीतोष्ण। कहाँ से कहाँ तक? समशीतोष्ण क्षेत्र 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक कौन सा पेटी? समशीतोष्ण पेटी। और उसके ऊपर 23.5 डिग्री से ऊपर जो है उत्तरी अक्षांश में शीत कटिबंध जो है, उत्तरी शीत कटिबंध। उसी तरह दक्षिणी में आ जाइएगा तो दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध। ऊपर में सबसे ऊपर जो देख रहे हैं दक्षिणी ध्रुव, और नीचे में देखना है, ऊपर में देखना है उत्तरी ध्रुव और नीचे देखना है दक्षिणी ध्रुव। तो जैसे जैसे हम उससे ऊपर उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं तो पृथ्वी गोलाकार सतह के कारण सूरज की किरणें तिरछी होती जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। पृथ्वी पर इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी कहते हैं। ध्रुव के निकट सूरज की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ के धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती है। अतः यह वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। हम लोग देखें, शीत कटिबंध, समशीतोष्ण के बाद उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। शीला बोल पड़ी, भैया पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही तो मौसम बदलते रहते हैं। राजीव ने कहा, हाँ,
यह सब इन्हीं कारणों से होता है। मीरा ने शीला से कहा, शीला, सचमुच आज पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में भैया ने ढेर सारी बातें बताई। यही तो तुम्हारे जन्मदिन का असली उपहार है, राजीव ने कहा और उन्हें मिठाई दी। दोनों खुशी खुशी मिठाई खाने लगे। अब चलिए कुछ अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है जिसे हम लोग पूरा करते हैं। सही विकल्प को चुनें। समदिवा रात्रि होते हैं तो समदिवा रात्रि ऊपर में क्या देखें हम लोग, 21 मार्च और 23 सितंबर को समदिवा रात्रि होता है। और तो आंसर क्या हो जाएगा, गो। दूसरा क्वेश्चन देखें, सबसे बड़ा दिन होता है तो सबसे बड़ा दिन जो है ये उत्तरी अक्षांश छोड़ दिया है उत्तरी ध्रुव में, तो सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी ध्रुव पर। और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितना अक्ष पर झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। शीतोष्ण कटिबंध का अर्थ हो गया कि हम लोग कटिबंध 3 तरह के देखे थे, उष्ण, शीतोष्ण, शीत। तो उष्ण कटिबंध में तो अत्यधिक बहुत गर्मी पड़ती है, शीतोष्ण में कम गर्मी पड़ती है और शीत में गर्मी पड़ती ही नहीं है। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती रहती है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, तो उष्ण कटिबंध। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग। खाली स्थान को भरना कर रहा है तो देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। इसी से ना 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। पृथ्वी की गति के कारण दिन और रात होता है। दिन और रात किस गति के कारण, घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर, विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें, तो विषुवतीय प्रदेश क्या बताए थे, जहाँ पर सीधी किरणें पड़ती है। कैसे, सीधी किरणें पड़ती है। पृथ्वी खाली स्थान से खाली स्थान की ओर घूमती है तो किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आगे देखें कुछ प्रश्न। ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होता है। ध्रुवों पर 6 महीना का दिन और रात इसलिए होता है कि ध्रुव पर हम क्या देखे थे कि प्रकाश दक्षिणी ध्रुव हो या उत्तरी ध्रुव हो 6 महीना पर लगातार तिरछी पड़ती है। अगर एक ध्रुव पर पड़ रहा है तो दूसरे ध्रुव पर नहीं, तो इसीलिए जिस ध्रुव पर प्रकाश पड़ती किरणें आती है उस ध्रुव पर दिन रहता है, जिस पे नहीं आती है 6 महीना तक वहाँ रात रहती है। तो ध्रुवों पर किरणें तिरछी 6 महीना तक पड़ती रहती है, इसीलिए दिन और रात यहाँ 6 महीने का होता है। दैनिक गति और वार्षिक गति क्या है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति जो होता है दैनिक गति के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। और वार्षिक गति जो होता है परिभ्रमण गति को हम लोग पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। अक्ष किसे कहते हैं, अब ये देखें कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं। पृथ्वी किस दिशा में घूमते हैं, अब ये देख लिए हम लोग, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी के किस भाग पर कम गर्मी पड़ती है, तो कम गर्मी पड़ती है, लेकिन गर्मी तो पड़ती है ना। तो अब ये ऊपर में देखे थे किस भाग में पड़ती है, शीतोष्ण भाग में कम गर्मी पड़ती है। क्यों पड़ती है कम गर्मी, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश की किरणें तिरछी आता है। पृथ्वी के कितने कटिबंध है, तो अभी देखे 3 कटिबंध। कौन कौन, उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। कटिबंधों में सूर्य की प्रकाश की क्या होता है, तो उष्ण में सीधी, शीतोष्ण में थोड़ा तिरछी और जो है शीत में पूरा तिरछी होता जाता है। पता कीजिए कि विषुवत रेखा से कौन कौन देश होकर गुजरती है, तो इन सब के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे। चलिए, थैंक यू।